नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम UGC नेट NTA के तहत हिंदी कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज उन्हीं में से एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे जी की है। उस कहानी को और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसकी समीक्षा को हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक जानकारी शेयर करनी थी कि जून मंथ का करंट अफेयर बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। 2 पार्ट में वो वीडियो बनेगा और बहुत ही जल्द लगभग तैयार हो चुका है। और जून मंथ का करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। तो आज जो हमारी कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की। यह जो पंक्ति है, जब से यह झोपड़ी छूटी है, इसी कहानी की ही कुछ पंक्तियां हैं। अभी हम कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी कहानी है। अभी हम पढ़ते हैं इस कहानी को, तो यह पंक्ति भी इस कहानी के अंतर्गत आ ही जाएगी। तो हम पढ़ते हैं कहानी को। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी से उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। यह थी हमारी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्वरूप जी की, जो बहुत ही छोटी कहानी है। अब हम इस कहानी के समीक्षा को देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे।
कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की। कहानी की समीक्षा करने से पहले हम थोड़ा माधवराव सप्रे जी के भी बारे में जान लेते हैं। माधवराव सप्रे जी, इनकी मातृभाषा जो है वो मराठी भाषा रही है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाकर रहने लगे। वहीं पर इनका निधन भी हुआ है और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा नामक स्थान से ही इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका थी जो 1900 ईस्वी में इन्होंने वहीं से ही संपादित किया था। एक इनकी हिंदी केसरी पत्रिका भी थी जिसका संपादन भी इन्होंने किया था और इसी ही पत्रिका में इनकी जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इसी में ही छपी थी। अगर हम देखें तो माधवराव सप्रे जी एक कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, अनुवादक हैं और एक समीक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है। साथ ही अगर हम देखें तो हिंदी भाषा और देवनागरी के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह या तो हुए माधवराव सप्रे जी। अब हम देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी के महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस कहानी का प्रकाशन जो है वो ज़रा सा विवादित है। कुछ लोग बोलते हैं 1901 ईस्वी में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि 1903 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो अधिकतर मान्यता है वो 1901 ईस्वी ही है। यह पत्रिका जो है वो यह जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक स्वयं माधवराव सप्रे जी थे। कहानी कला एवं स्वरूप की दृष्टि से हिंदी की पहली मौखिक कहानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस कहानी का संपादन जो है वो मुंशी देवी प्रसाद वर्मा जी ने किया। इन्हें हिंदी का प्रथम कहानी का जो संपादन है वह मुंशी देवी प्रसाद वर्मा ने कहा। इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा था। यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ग भेद पर आधारित यह कहानी हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यह कहानी अमीरी, गरीबी व मनुष्य पर आधारित है। कहानी का केंद्रीय तत्व अगर हम देखें तो वह आदर्शवाद है और यह अत्यंत लघु प्रकार की प्रथम कहानी है। जैसा कि हमने स्वयं देखा कि यह बहुत ही छोटी सी कहानी है। गोपाल राय ने, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, गोपाल राय ने इसे संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है यह एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी की ऐसी पहली कहानी है जिसमें पात्रों का कोई नामकरण नहीं किया गया है। अगर हम देखें तो इस कहानी में मुख्य रूप से हमें 3 पात्र ही दिखते हैं। पहले हैं जमींदार, जो कि हमें भोग विलासता और एक शोषक वर्ग के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी है अपने महल को बढ़ाने की इच्छा, अपने महल का विस्तार करने की, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति उनमें दिखती है। दूसरी है वृद्ध विधवा महिला। यह जो है वृद्ध एक तो बूढ़ी भी है प्लस विधवा भी है। यहाँ महिला की असहाय स्थिति को दिखाने के लिए दोनों ही वर्ड यूज किया गया है, वृद्ध एवं विधवा। तो वृद्ध भी है और विधवा भी है, उसका कोई सहारा नहीं, और बूढ़ी भी है बेचारी। उस महिला वो महिला है जो कि असहाय निम्न वर्ग का प्रतीक है। और इसका है झोपड़ी, जो कि इसकी ज़िंदगी है। इसका सब कुछ उसी झोपड़ी में, उसकी सारी यादें, सारी स्मृति चिन्ह उसी झोपड़ी से जुड़ी हुई हैं। उसके जीने का सहारा एक तरह से वो झोपड़ी ही है। अगर हम देखें तो महल जो है इस कहानी में पूंजीपति वर्ग और झोपड़ी जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। और इसकी तीसरा पात्र है पोती अर्थात विधवा की एक पोती होती है, अर्थात क्योंकि विधवा जो होती है उसके पति का निधन हो जाता है उसी झोपड़ी में, उसकी बेटे का निधन हो जाता है, उसकी बहू का निधन हो जाता है, और वही बेटे की एक लड़की होती है तो वही पोती। 3 मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्र अगर हम देखें तो उस विधवा का मरा हुआ पति, मरा हुआ पुत्र और मरी हुई बहू का भी जिक्र कहानी में किया गया है, जो कि अन्य पात्र हैं और ये हमें दिखते नहीं हैं, बस इनका उल्लेख हुआ है कहानी में। टोकरी में भरी हुई मिट्टी उस वृद्ध महिला, उसके परिवार तथा पूर्वजों की संवेदनाओं, इच्छा, आशा, आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसे पूरे देश की मिट्टी का प्रतीक भी हम कह सकते हैं।
यह जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है वो हृदय परिवर्तन पर आधारित पहली कहानी है हिंदी साहित्य की। अगर हम देखें तो इसमें जो ज़मींदार होते हैं, पहले इनका साम्राज्य विस्तार करना है, झोपड़ी से निकलवा देते हैं, हड़प लेते हैं झोपड़ी को और वृद्ध महिला को निकलवा देते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कहानी के अंत में वृद्ध महिला के वचन सुनकर इनके जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, इनके अंदर भी अपनी गलती के लिए पश्चाताप का भाव आ जाता है। आगे हम देखें अगर तो यथार्थोन्मुख आदर्शवाद पर आधारित हिंदी साहित्य की पहली कहानी है यह एक टोकरी भर मिट्टी। इसके साथ ही अगर हम देखें पुलिस कचहरी अदालत वकीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश एवं उच्च वर्गों के हस्तक्षेप को भी दिखाया गया है। किस तरह से पुलिस कचहरी अदालत और वकीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, इस कहानी के माध्यम से दिखाया जाता है। गरीब की झोपड़ी हड़पने के लिए जमींदार जी वकीलों की थैली गरम कर देते हैं उस तरीके से, और साथ ही साथ प्रशासन में किस तरह उच्च वर्ग के हस्तक्षेप को भी न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जमींदार के माध्यम से सामंतवादी व्यवस्था के स्वार्थ, साम्राज्य विस्तार एवं धन लोलुपता का भी वर्णन किया गया है। विधवा के माध्यम से, एक तो जमींदार के माध्यम से, इस विधवा के माध्यम से समूचे देश के निम्न एवं असहाय नारियों की स्थिति, उनकी दशा और उनकी संवेदनाओं का भी वर्णन किया गया है उस विधवा के माध्यम से। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी में यह भी दिखाया गया कि कैसे गरीब लोगों वर्ग के जो लोग हैं उनका ज़मीन के प्रति एक लगाव भाव को भी इस कहानी में रेखांकित कर दिया गया, क्योंकि उस विधवा का झोपड़ी के प्रति लगाव के माध्यम से हम इस तथ्य को देख सकते हैं। उसके पति का भी निधन वहीं हुआ रहता है, वहीं वो अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। ये सब सभी इंसान के साथ होता है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ रच बस जाते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी के कुछ खुशी और दुख के क्षण बीते होते हैं, उससे हमारा कुछ आत्मिक लगाव हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन उस वृद्ध महिला के ही भी साथ है। और उस झोपड़ी से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने उस झोपड़ी में बहुत से अपने दुख और सुखों को झेला है। सुखों को तो कम, दुखों को ही अधिकतर ज़्यादा झेला है। उसके पति की भी मृत्यु वहीं हुई है, बेटे और बहू की भी मृत्यु वहीं हुई है, और वो चाहती है कि अब वो जितने दिन जिए उसी झोपड़ी में रहे, और अब मरने के बाद ही उस झोपड़ी से वो बाहर निकलना चाहती है। तो इसके माध्यम से हम गरीब वर्गों का या लोगों का अपने ज़मीन से लगाव भी हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस कहानी में निवास की समस्या, विस्थापन की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। जैसा कि उसकी झोपड़ी को हड़प लिया जाता है, बेचारी फिर उसके रहने की समस्या हो जाती है और वह जाकर कहीं इधर उधर पड़ोस में उसको रहना पड़ता है। मार्मिक एवं स्वाभिमान की भावना से युक्त उसकी पोती के अंदर एक स्वाभिमान है कि नहीं, हम अपने ही यहाँ खाएंगे। तो इस माध्यम से हम देख सकते हैं बहुत ही मार्मिक कहानी है और स्वाभिमान की भावना से युक्त है। अगर हम देखें तो शिल्प के दृष्टिकोण से यह एक पुष्ट कहानी है, ठेठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। और अगर हम देखें कुछ और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो इस कहानी में हमें गांधीवादी सिद्धांतों की स्थापना भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई प्रथम कहानी है, और इस कहानी के जो उद्देश्य हैं वह है नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना, अन्याय के विरुद्ध उठकर खड़े होने की क्षमता, यह इस कहानी का उद्देश्य है। सत्यकाम मिश्र ने इसे प्रतीकात्मक कहानी कहा है। जो यह पंक्ति इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से। सत्यकाम मिश्र ने इसे प्रतीकात्मक कहानी कहा है जो मातृभूमि से लगाव को प्रदर्शित करती है। इस तरह हम देखें तो इस कहानी में हमें रिश्वतखोरी, सामंतवादी व्यवस्था इत्यादि देखने को मिलता है। शोषक और शोषित वर्ग को भी दिखाया गया है, जिसमें जमींदार जो है वो शोषक वर्ग और वृद्ध महिला जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुल मिला के अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह जो वर्ग भेद पर आधारित कहानी है, इसमें यह जो कहानी है वह एक टोकरी भर मिट्टी, वह अन्याय के विरोध में खड़ी हिंदी की पहली कहानी है जो कि स्वाभिमान की भावना से युक्त है, और इसमें शोषणवादी नीतियों का, भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश किया गया है। तो इस तरह यह हमारी कहानी हुई एक टोकरी भर मिट्टी।
इस कहानी को हमने पढ़ा और इसके साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने देखा। अब हम अगली कहानी के साथ बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।